नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वदेशी सैन्य सामानों की एक लिस्ट जारी की गई है। मतलब साफ है कि अब तक जो सामान विदेश से मंगाना पड़ता था वो अब भारत में बनेगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग से मेक इन इंडिया अभियान में तेजी आएगी। रक्षा मंत्रालय ने 405 वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिससे उत्पादन में आत्मनिर्भरता साफ झलक रही है। रक्षा सामानों की छठी स्वदेशीकरण सूची जो जारी की गई है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के सामान हैं, सबसे पहले ये समझिए। रक्षा मंत्रालय ने 405 सैन्य वस्तुओं की छठी स्वदेशीकरण सूची जारी की है। सूची में शामिल सामान अब भारतीय निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। स्वदेशीकरण का मकसद रक्षा खरीद में विदेशी निर्भरता घटाना है। नई सूची में 389 वस्तुएं रक्षा उत्पाद में शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल से जुड़ी 16 वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। छोटे पुर्जों से लेकर महत्वपूर्ण रक्षा घटकों तक इसका विस्तार है। रक्षा प्लेटफॉर्म के स्पेयर और सहायक उपकरण भी सूचीबद्ध किए गए हैं। स्वदेशीकरण से घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटने से आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। युद्धक उपकरणों के लिए जरूरी हिस्सों को घरेलू उपलब्धता पर तैयार किया जाएगा। सूची आत्मनिर्भर भारत अभियान को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। सरकार घरेलू कंपनियों को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ रही है। स्वदेशीकरण से भारतीय उद्योग के लिए स्थायी मांग तैयार होगी। रक्षा उत्पादन में घरेलू तकनीक और निर्माण क्षमता बढ़ेगी। छठी सूची आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की दिशा में अहम कदम है। भारत अब मिसाइल, टैंक और हेलीकॉप्टर के पुर्जे भी स्वदेश में ही तैयार करेगा और उसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है कि भारत में आने वाले समय में दिखेगा। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी मिसाइल, टैंक और हेलीकॉप्टर के पुर्जे अब भारत खुद बना रहा है। नई सूची में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के कई पुर्जे शामिल हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के स्वदेशी घटकों पर भी जोर रहेगा। Su-30 MKI से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्से घरेलू स्तर पर ही बनेंगे। तेजस लड़ाकू विमान के कुछ जरूरी घटक भी सूचीबद्ध हैं। T-72 टैंक के पुर्जों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा। T-90 टैंक से जुड़े घटकों का स्वदेशीकरण भी किया जाएगा। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के हिस्से भी इस सूची में हैं। कॉन्कोर्स M मिसाइल प्रणाली के जरूरी घटक देश में ही तैयार किए जाएंगे। इनवार मिसाइल से जुड़े हिस्सों को भी घरेलू स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। MRSAM प्रणाली के घटकों को भी स्वदेशी बनाने की तैयारी है। रडार से संबंधित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। सोनार प्रणालियों के जरूरी सामान का घरेलू उत्पादन किया जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े घटक भी स्वदेशी होंगे। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक गोला बारूद भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। मिसाइल से लेकर टैंक तक स्वदेशीकरण का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार की तरफ से स्वदेशी डिफेंस उपकरणों के निर्माण की जो सूची जारी की गई है, उससे स्वदेशी कंपनियों को बड़े स्तर पर काम मिलेगा। नई सूची से करीब 3070 करोड़ रुपए के घरेलू कारोबार की संभावना है।
भारतीय कंपनियों को रक्षा आपूर्ति में नए कारोबारी अवसर मिलेंगे। घरेलू निर्माताओं के लिए रक्षा खरीद का बाजार भी और बढ़ेगा। निजी कंपनियां रक्षा उपकरणों के छोटे घटक भी बना पाएंगी। एमएसएमई को रक्षा सप्लाई चेन में प्रवेश का अवसर मिलेगा। छोटे उद्योग महत्वपूर्ण स्पेयर और पुर्जों की आपूर्ति कर पाएंगे। घरेलू निवेश बढ़ने से रक्षा विनिर्माण का आधार और मजबूत होगा। नई मांग से भारतीय रक्षा उद्योग में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। कंपनियों को लंबे समय तक ऑर्डर मिलने की भी संभावना बनी रहेगी। स्वदेशीकरण से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क भी मजबूत होगा। रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तकनीकी कंपनियों के लिए नए अनुसंधान अवसर सामने आएंगे। भारतीय उद्योग विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प तैयार कर सकेगा। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ेगी। तो इस लिहाज से सृजन पोर्टल से कंपनियों को काम कैसे मिलेगा, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सृजन पोर्टल स्वदेशीकरण के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराता है। पोर्टल पर रक्षा वस्तुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है। कंपनियां संभावित स्वदेशीकरण समय सीमा की जानकारी इससे हासिल कर पाती हैं। उद्योग को पता चलता है कि कौन सा सामान बनाया जा सकता है। एमएसएमई के लिए पोर्टल कारोबारी अवसर पहचानने में मददगार है। कंपनियां अपनी तकनीकी क्षमता के अनुसार अपना उत्पाद चुन पाएंगी। पोर्टल रक्षा उद्योग और सरकारी जरूरतों के बीच सेतु बनेगा। घरेलू निर्माता आयातित सामानों के विकल्प विकसित कर सकते हैं। स्वदेशीकरण प्रक्रिया में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी। रक्षा उत्पादन में नए वेंडर और सप्लायर भी जुड़ पाएंगे। तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। घरेलू कंपनियां रक्षा क्षेत्र की मांग को बेहतर समझ पाएंगी। छोटे उद्योगों को बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म्स की सप्लाई चेन मिलेगी। अब तक 15,700 से ज्यादा रक्षा सामान भारत में बने हैं। जो सामान भारत में बन रहे हैं वो भी भारत की इकोनॉमी और भारतीय कंपनियों के लिए आगे बढ़ने का अवसर बन रहे हैं। 15,700 से अधिक रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण भारत अब तक कर चुका है। 9,000 करोड़ रुपए आयात प्रतिस्थापन मूल्य इसका आंका गया है। जो प्रोडक्ट्स हम अब वापस हिंदुस्तान में ही तैयार कर रहे हैं। स्वदेशीकरण की प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ रही है। सरकार धीरे धीरे आयातित रक्षा सामानों की सूची घटा रही है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से विदेशी मुद्रा की बचत भी संभव हो रही है। भारतीय कंपनियां अब पहले से ज्यादा रक्षा सामान बनाने लगी हैं।
स्वदेशीकरण केवल बड़े हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है। छोटे पुर्जों और कच्चे माल पर भी जोर बढ़ा है, यानी कंप्लीट इक्विपमेंट यहीं पर तैयार किए जाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में स्थानीय कंपनियों की भूमिका बढ़ाई गई है ताकि देश का पैसा देश में रहे। घरेलू उत्पादन से जरूरी सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। विदेशी आपूर्ति बाधित होने पर भारत पहले से ज्यादा सक्षम रहेगा। युद्धकाल में महत्वपूर्ण स्पेयर्स की घरेलू उपलब्धता उपयोगी साबित होगी। तकनीकी आत्मनिर्भरता रक्षा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा क्षेत्र में जो काम हुआ है वो किस तरीके का है, ये भी समझना जरूरी है। छठी सूची रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को नई गति दी गई है। विदेशी निर्भरता घटाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पादन से रक्षा आपूर्ति में रणनीतिक मजबूती आएगी। संकट के समय विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम होगी। भारतीय उद्योग को रक्षा उत्पादन में बड़ा बाजार मिलेगा। एमएसएमई आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत हिस्सेदार बन पाएंगे। सरकारी खरीद से घरेलू विनिर्माण को स्थायी मांग मिलेगी। तकनीकी विकास और नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी। मिसाइल प्रणालियों के घटकों में स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा। टैंक और हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर घरेलू स्तर पर तैयार हो पाएंगे। राडार और सोनार जैसे सिस्टम में स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी। आयात प्रतिस्थापन से भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। रक्षा उत्पादन बढ़ने से भारत वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सकता है। 405 वस्तुओं की सूची आत्मनिर्भर रक्षा भारत की नई छलांग है। तो इस लिहाज से भारत जैसे जैसे आत्मनिर्भर खासतौर से रक्षा क्षेत्र में हो रहा है, यह देश के लिए भी अच्छा है। विदेशी सामान पर, विदेशी हथियारों पर हम जितना कम निर्भर होंगे, आने वाले समय में युद्धकाल की अगर स्थिति बनती है तो हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और हमारी सप्लाई चेन अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं के जरिए ज़्यादा तेज़ी और पैनेपन के साथ पूरी हो पाएगी, जिससे हमारा राष्ट्र बेहतर और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने में सेना को मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 75 जिलों में 69 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण में निवेश पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि खाद्य प्रसंस्करण में निवेश सिर्फ नोएडा जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी ये निवेश पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे स्थानीय स्तर पर जो उत्पादनकर्ता हैं, किसान हैं, उनको भी लाभ मिलेगा और जब ये इंडस्ट्री लगेगी तो एक नया रोजगार का अवसर भी पैदा होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, इस पर सरकार ने जिस तरह से फोकस किया, ये उसी का नतीजा है। सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, PMFME योजना स्थानीय खाद्य उत्पादों को विशेष पहचान देने में मदद करती है। योजना के तहत हर जिले का प्रमुख खाद्य उत्पाद चिन्हित किया गया है। स्थानीय कृषि उपज को प्रसंस्करण से जोड़ने पर जोर दिया गया है। फल, सब्जियां, अनाज और पारंपरिक खाद्य उत्पाद इसमें शामिल हैं। किसानों की उपज को स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग से उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत बढ़ाई जा सकती है।
छोटे कारोबारियों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष जोर रहेगा। योजना गांव के छोटे खाद्य उद्यमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। किसानों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। स्थानीय उत्पादन को संगठित करके कारोबार का आकार बढ़ाने की भी कोशिश है। कृषि आधारित उद्यमों के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। खाद्य कारोबार को स्थानीय पहचान से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। छोटे उत्पादकों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की भी कोशिश है। 2020 आत्मनिर्भर भारत तब यह योजना शुरू की गई और उसके बाद से लगातार इस योजना पर काम चल रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों के उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। वो किस तरीके के हैं ये भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में यह योजना लागू की गई और हर जिले का जो प्रमुख उत्पाद है उसको पहचाना गया। फरवरी 2024 में उत्पादों की विस्तृत सूची जारी की गई। देश भर के 713 जिलों के उत्पाद सूची में शामिल किए गए। यूपी के जिलों को स्थानीय उत्पादन के आधार पर पहचान मिली है। बाराबंकी, रामपुर, संभल और सुल्तानपुर पुदीने से जुड़े हुए हैं, पुदीने की खेती से। अमेठी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली आंवले के लिए पहचाने गए। लखनऊ, मऊ, सीतापुर, उन्नाव आम उत्पादन से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में काला नमक चावल प्रमुख उत्पादों में शामिल। महाराजगंज में काला नमक चावल की खास पहचान है। सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर भी इसी काला नमक चावल से जुड़े हुए हैं। अयोध्या, बागपत और बिजनौर गुड़ उत्पादन के लिए पहचाने गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत गुड़ उत्पादन में शामिल किए गए। जिलेवार पहचान से स्थानीय उत्पादों की अलग ब्रांडिंग संभव होगी। किसानों को अपने उत्पाद की विशिष्ट बाजार पहचान भी मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, यानी गुड़ खांडसारी का काम वेस्टर्न यूपी में, चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अवध का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको आम मिलेगा, आलू की बेल्ट है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे आप चिप्स खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप विदेशी कंपनियों का ही चिप्स लें। अब ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़िले ज़िले में लगाई जा रही हैं, इससे लाभ ये होगा कि जहां आलू उत्पादन अधिक है वहीं पर इस तरीके की फूड प्रोसेसिंग यूनिट होने से आलू से तमाम उत्पाद बनाए जा सकते हैं स्थानीय स्तर पर, जिसको देश भर के बाजारों में बेचा जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश से किसानों और छोटे कारोबारियों को भी बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। बल्कि किसान चाहें तो एमएसएमई में आकर के और खुद कारोबारी बन सकते हैं। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी इससे सहायता मिलेगी। छोटे खाद्य उद्यमों को कारोबार बढ़ाने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा। एफपीओज को सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन में फायदा मिल सकता है। सहकारी समिति को स्थानीय उत्पाद संगठित करने का अवसर मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों को खाद्य कारोबार से जोड़ने पर जोर है। आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए क्रेडिट एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे कारोबारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने का भी प्रावधान किया गया है। ब्रांडिंग के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल सकती है।
मार्केटिंग सहायता से उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। पैकेजिंग सुधारने से उत्पादों की बाजार की क्षमता भी बढ़ेगी। साझा सुविधाओं से छोटे उत्पादकों की लागत घट सकती। सामूहिक खरीद से कच्चे माल की लागत भी नियंत्रित हो पाएगी। प्रसंस्करण बढ़ने से किसानों की उपज की बर्बादी भी घटेगी। मूल्यवर्धन से उत्पादों की बिक्री कीमत बेहतर हो पाएगी। 10,000 करोड़ रुपए का बजट और योजना का उद्देश्य रखा गया है। ये भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, वहां पर किसानों को बेहतर जीवन और बेहतर कारोबार के लिए मदद करेगा। बजट 10,000 करोड़ रुपए का इस योजना में रखा गया। योजना देश भर में 2020 से 25 तक लागू हुई। केंद्र और राज्य सरकारें योजना का साझा खर्च उठाती हैं। योजना का लक्ष्य छोटे खाद्य उद्यमों को आर्थिक मजबूती देना है। असंगठित खाद्य कारोबार को व्यवस्थित करने पर भी जोर है। छोटे उद्यमों को औपचारिक कारोबार व्यवस्था से जोड़ना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खाद्य उद्योग से जोड़ने की कोशिश है। कृषि उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण बढ़ाना प्राथमिकता है। उत्पादों में मूल्यवर्धन करके किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित कारोबार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटे उद्योगों को तकनीकी उन्नयन के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। स्थानीय उत्पादन को बड़े बाजारों से जोड़ने योजना का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था तैयार करना इसका व्यापक लक्ष्य है। स्थानीय उत्पाद से राष्ट्रीय ब्रांड तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब इस कोशिश में आप अपना रास्ता कैसे तलाश सकते हैं, यह हम आपको बताते हैं। पीएम एफएमई स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार की पहचान दिलाने में मददगार है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार की पहचान दिलाने में जिस तरीके की मदद हो रही है, उसका फायदा आप भी ले सकते हैं। पैकेजिंग सुधार कर उत्पादों को बाजार के अनुकूल बनाया जा सकता है। मार्केटिंग सहायता से दूसरे राज्यों तक पहुंच भी आसान हो जाती है। साझा ब्रांड छोटे उत्पादकों को बड़े बाजार क्षमता दे सकते हैं। सहारनपुर के मल्टी फ्लोरा शहद का उदाहरण भी सामने है देश के। शहद के लिए मधु मंत्र ब्रांड विकसित करने की पहल हुई है। नेफेड और ट्रेफेड से सहयोग लिया जा रहा है इस काम के लिए। सामूहिक ब्रांडिंग से उत्पादों की बाजार विश्वसनीयता बढ़ती है। राष्ट्रीय स्तर की पहचान से स्थानीय बिक्री का दायरा भी बढ़ता है। बड़े बाजारों में प्रवेश के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लिया गया है। साझा प्रोसेसिंग सुविधाओं से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। गुणवत्ता सुधारने से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ी है। किसान कच्ची उपज के बजाय प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स
बेच पाएंगे। स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय ब्रांड बनकर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यूपी में फूड प्रोसेसिंग के नए निवेश के जो हब बन रहे हैं वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को एलओसी मिला है। पूर्वांचल और मध्यांचल की 21 से अधिक परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। प्रयागराज, अमेठी और गोरखपुर में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं। वाराणसी में अमूल की डेयरी परियोजना निवेश का उदाहरण है। पूर्वांचल में कुल 10 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं सामने आई हैं। वरुण बेवरेजेस की परियोजनाएं पूर्वांचल में अपना विस्तार कर रही हैं। गोरखपुर में सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स की परियोजना सामने आई है। रसिक रिफ्रेशमेंट और फॉरएवर डिस्टिलरी भी इस परियोजना में शामिल है। मध्यांचल में खाद्य प्रसंस्करण की 12 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। हरदोई नया खाद्य प्रसंस्करण हब बनकर उभरा है। हरदोई में आईटीसी और वरुण बेवरेजेस की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बालाजी वेफर्स और हल्दीराम की परियोजनाएं भी प्रस्ताव में हैं। कानपुर देहात में एचएल एग्रो प्रोडक्ट्स अपना विस्तार कर रहा है। सीतापुर में चीनी और कृषि आधारित उद्योग मजबूत होंगे। तो इस लिहाज से जैसे जैसे हर जिले में फूड प्रोसेसिंग का काम बढ़ेगा और जो उत्पाद वहां किसान पैदा कर रहा है उसी का इस्तेमाल उस प्रोसेसिंग यूनिट में और बेहतर तरीके से होगा, तो एक तो किसान का माल खराब होने से बचेगा, दूसरी बड़ी चीज ये रहेगी कि उसका जो माल प्रोसेस होगा उसका अच्छा दाम उसको मिल पाएगा, तीसरा उस जिले की एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनेगी, जिससे उत्तर प्रदेश देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेसबुक और इंस्टा ऐसा है जो मेटा का प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा एक बार फिर से सवालों में घिरी है। मेटा पर मुकदमे शुरू हो गए। अगर मेटा ये मुकदमा हार जाता है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में बड़े बदलाव भी हो जाएंगे। सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए उसने बच्चे भी नहीं छोड़े, यानी बच्चों को भी एक प्रोडक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया है। और अब ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। शुरुआत अमेरिका से ही हुई है। अमेरिका में मेटा के खिलाफ सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। कैलिफोर्निया की अदालत में मेटा के खिलाफ बड़ा ट्रायल शुरू हुआ है। 4 राज्यों ने मेटा पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी मुख्य वादी हैं। कुल 29 अमेरिकी राज्यों ने 2023 में मुकदमा दायर किया। राज्यों का आरोप है कि मेटा ने बच्चों को लत लगाई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिजाइन को जानबूझकर ऐसा बनाया जिससे बच्चे उसे छोड़ने को तैयार नहीं। बच्चों के मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को इस्तेमाल किया है मेटा ने। मेटा पर सुरक्षा संबंधी जोखिम छिपाने का भी आरोप है। बच्चों के डेटा इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। राज्यों का कहना है कि मेटा ने सुरक्षा से ज्यादा अपना मुनाफा देखा। मुकदमे में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को भी मुद्दा बनाया गया है। ट्रायल का फैसला सोशल मीडिया उद्योग के लिए एक मिसाल बन सकता है। मेटा ने आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था गिनाई है। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया नुकसान का सीधा संबंध साबित नहीं होता।
मुकदमे फेसबुक और इंस्टाग्राम के भविष्य पर असर डालेंगे। जिस तरीके से मेटा ने अभी हाल में भारत में ही अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आंदोलनों को हवा दी है, और सिर्फ हवा ही नहीं दी है बल्कि इस तरीके से उसका इस्तेमाल कराया है जहां पर उसने अपना मुनाफा देखा और देश की सुरक्षा कई बार खतरे में जाती हुई दिखी। अगर मेटा हारता है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या बदलेगा, यह भी समझिए। मेटा पर संभावित जुर्माना $1.4 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। राज्यों ने प्लेटफॉर्म के बुनियादी डिजाइन में बदलाव की मांग की है। इंस्टाग्राम और फेसबुक से लाइक की संख्या हटाई जा सकती है। लाइक्स हटने से किशोरों की आपसी तुलना करने की जो स्थिति बनती है वो खत्म होगी। अनंत स्क्रॉलिंग फीचर पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। वीडियो के ऑटो प्ले फीचर को बंद करने का भी प्रस्ताव है। बच्चों के लिए ज्यादा सख्त उम्र सत्यापन लागू किया जा सकता है। किशोरों के नोटिफिकेशन पर समय सीमा तय करने की भी मांग की गई है। एक से अधिक अकाउंट बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बच्चों को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम में भी बदलाव की मांग की गई है। जाहिर सी बात है कि ये सारी समस्याएं भारत में भी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई है जहां पर यह कंपनी काम कर रही है। बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया वजह है। बच्चों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है सोशल मीडिया ने। आलोचकों के मुताबिक लत बढ़ाने वाले फीचर्स युवाओं को प्रभावित करते हैं। आप बड़े भी हैं तो भी एक बार स्क्रॉल करने बैठ गए तो 30-40 मिनट गए आपके। लगातार स्क्रॉलिंग से प्लेटफॉर्म पर समय बढ़ने का आरोप है। लाइक्स और फॉलोअर्स किशोरों में सामाजिक तुलना बढ़ा रहे हैं और ये एक अजीब तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है जिसका कोई लेना देना नहीं है। फिल्टर्स बच्चों में शरीर को लेकर असुरक्षा बढ़ा सकते हैं। हानिकारक सामग्री तक पहुंच रोकने में भी सवाल उठ रहे हैं। साइबर बुलिंग से बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। आत्महत्या और सेल्फ हार्म जैसी सामग्री को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। ऑनलाइन शोषण, सेक्सटॉर्शन भी मामलों में अपना दखल दिखा रहा है, चिंता बढ़ा रहा है। माता पिता प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। स्कूलों पर सोशल मीडिया से जुड़े मानसिक संकट का दबाव है। अमेरिका से बाहर भी मेटा पर कार्रवाई हुई है और इसका इंपैक्ट भी आएगा। मेटा को लेकर दुनिया के कई देशों में नियामकीय जांच बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की सोशल मीडिया सुरक्षा पर सख्ती बढ़ा दी है। सोलह साल से कम उम्र वालों पर यह प्रतिबंध लागू हुआ है। ब्रिटेन में ऑनलाइन बाल सुरक्षा कानूनों का दबाव बढ़ा है। बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाने में प्लेटफॉर्म जांच के घेरे में है। साइबर बुलिंग और सेल्फ हार्म सामग्री बड़ी चिंता का विषय है। भारत में मेटा की जवाबदेही पर पहले भी सवाल उठे हैं। एक बार फिर से यह मामला गरमा रहा है। भारत में मेटा के कंटेंट मॉडरेशन पर सवाल उठे। बाल शोषण संबंधी विज्ञापनों को लेकर भी कंपनी को
सरकार ने चिताया है और कंपनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेटा ने भारत में ऐसे कंटेंट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कंपनी ने कहा कि उसने उल्लंघन करने वाले विज्ञापन हटा दिए हैं। संबंधित अकाउंट्स और लिंक पर कार्रवाई करने का भी दावा कंपनी की तरफ से किया गया है। 6 महीने में भारत में 1.6 लाख अकाउंट हटाने की बात सामने आई है। भारत में बाल शोषण सामग्री रिपोर्ट करने का दावा किया गया है। सरकार ने कानून उल्लंघन पर सेफ हार्बर को लेकर भी कंपनी को चेताया है। कंटेंट मॉडरेशन में भारतीय कानूनों के पालन पर जोर दिया गया है, बढ़ाया गया है। स्थानीय संवेदनशीलताओं के अनुरूप मॉडरेशन की मांग भी सामने आई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारतीय नियामक निगरानी बढ़ा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पेरेंटल सुपरविजन फीचर भारत में उपलब्ध है। किशोरों के सेल्फ हार्म सर्च पर अभिभावकों को अलर्ट मिल रहा है। मेटा ने भारत समेत कई देशों में सुरक्षा उपाय बढ़ाए हैं। मेटा की विश्वसनीयता पर जो संकट है उससे आगे क्या होगा, ये मेटा के लिए भी चिंता का विषय है। और जिन लोगों की दुकान स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया से चल रही है वो भी चिंतित हैं। लगातार मुकदमों ने मेटा की सुरक्षा नीतियों पर सवाल बढ़ा दिए हैं। आलोचकों का आरोप है कि कंपनी सुरक्षा से पहले एंगेजमेंट देखती है। मेटा लगातार इन आरोपों को गलत और भ्रामक बता रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कंपनी युवाओं की सुरक्षा के लिए अपने उपाय गिना रही है जो देशों के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। पेरेंटल कंट्रोल और उम्र सत्यापन पर निवेश बढ़ाया गया है, लेकिन कारगर नहीं है। सेल्फ हार्म सर्च पर अभिभावकों को चेतावनी कंपनी देने लगी है, लेकिन उसका क्या जो डायरेक्ट बच्चे एक्सेस कर रहे हैं। मेटा एआई जोखिम वाले संवादों पर अतिरिक्त निगरानी कर रहा है। पुराने मामलों से मेटा कंपनी की छवि काफी प्रभावित हुई है। पूर्व कर्मचारियों की गवाही ने भी सुरक्षा बहस तेज कर दी है। अदालतों के फैसले कंपनी की रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। भारी जुर्माने से मेटा के वित्तीय जोखिम बढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म डिजाइन बदलने से भी विज्ञापन मॉडल प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है कि मेटा के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और खास तौर से इसलिए भी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से अलग अलग देशों में कुछ निजी कंपनी अपने हितों को साधने के लिए उन देशों की तमाम नीतियों के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ये कंपनियां देशों की सरकारों को यहां तक कह रही हैं कि हमें आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उस देश का जो कानून है उस कानून के अंतर्गत ही आपको अपना कारोबार करना होगा। भले सोशल मीडिया वैश्विक हो, लेकिन ग्लोबल दुनिया के नियम किसी देश में जो नियम कायदे कानून हैं उससे ऊपर नहीं हो सकते। ये बात इन निजी कंपनियों को समझनी होगी, और शायद भारत में सबसे ज़्यादा, ताकि हमारे देश की जो एकता, अखंडता और सुरक्षा है वो बनी रहे, बढ़ती रहे और होता रहे। वंदे राष्ट्र।